सीताराम दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। इस टॉपिक के माध्यम से हम बहुत ही इम्पोर्टेंट और योजनाओं के बारे में जानेंगे कि कोई योजना क्यों लागू की जाती है, उसके क्या परिणाम होते हैं और क्या हमको लाभ मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ की गई, अवधि क्या थी। 50 में आप गणतंत्र हुए थे, तभी तो बुद्धि आई थी और फिर हमने एक साल बाद सब योजनाएं लागू की, सब चीज़ें सेटअप होने के बाद। तो नॉर्मली 1951 से प्रारंभ हुई और 5 साल चलती है पंचवर्षीय योजना, 56 तक चली। ओके, 11वीं पंचवर्षीय योजना के उपागम प्रपत्र का शीर्षक क्या था? शीर्षक था तीव्रता के साथ और अधिक सम्मिलित वृद्धि की ओर, सभी बहुत जल्दी से, तेजी से और सभी के सम्मिलित से वृद्धि की ओर हम आगे बढ़े। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब आरंभ किया गया दोस्तों? 5वीं, पा से पर्वतीय और पा से 5वीं में से याद रख सकते हैं आप। सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई? चौथी। सूखा चौखा, सूखा चौखा, चौथी, ऐसे आप याद कर सकते हैं पंचवर्षीय योजना में। थोड़ा सा ये इसलिए बता रहा हूँ, फालतू चीज़ें लगती हैं, लेकिन जब बहुत से ऑप्शन आ जाते हैं ना तो हमें ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाती हैं। हाँ यार, ऐसे याद किया था तो इसलिए बताया, और कोई बात नहीं है, सबका अपना अपना टिप है। आप कोई दूसरा चीज़ आता है वैसे आता है तो आप उसको रिफर कर सकते हैं। भरमौर जनजाति क्षेत्र में किस जनजाति के लोग रहते हैं? गद्दी जनजाति के लोग रहते हैं भरमौर में, गद्दी। और द पॉपुलेशन बम बहुत अच्छी पुस्तक है। द पॉपुलेशन बम नाम ही से देखिए पॉपुलेशन का बम आ गया। पुस्तक कब और किसने लिखी? 1968 में एहल लिच ने लिखी। द लिमिट टू ग्रोथ कब हुई, किसने किया? 1972 में मीडोस ने किया। किसने किया? मीडोस ने। अवसर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट किस आयोग ने प्रकाशित की? विश्व पर्यावरण विकास आयोग ने प्रकाशित की अवसर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट। यह इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी नहर की संकल्पना कब और किसने की? 84 में की। 1900 और कॉमन सेन ने किया। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? पंजाब से हरिक बांध से। याद रखिएगा, पंजाब से हरिक बांध से निकलती है इंदिरा गांधी नहर। नियोजन का क्या अर्थ बताइए? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सोच विचार का कार्यक्रम की एक रूपरेखा तैयार करते ही है, उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु गतिविधियों को क्रियान्वित करती है, सब सम्मिलित है, वो नियोजन कराता है। परिवार नियोजन, ये नियोजन, यही नियोजन एक प्रक्रिया है जिसमें सोच विचार का कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना और उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु गतिविधियों को क्रियान्वयन, दोनों चीज़ें सम्मिलित हैं। और खंडीय नियोजन कैसे करते हैं? अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों, खंड काट दिया गया है ना, विभिन्न सेक्टरों, कृषि, सिंचाई, विनिर्माण, ऊर्जा, परिवहन, संचार, सामाजिक अवसंरचना, सेवाओं के विकास में कार्यक्रम बनाया जाए और लागू करवाया जाए, वही खंडीय नियोजन कहलाता है। और RTGP का कार्यक्रम पूरा नाम क्या है? समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम। आगे देखिए, भारत में सूखा संभावित क्षेत्रों में समन्वित जल संभल विकास कार्यक्रम अपनाना जरूरी है। अपना व्याख्या कर दीजिए, क्यों अपनाना जरूरी है? जहाँ सूखा है वहाँ जल संभल विकास कार्यक्रम अपनाना पड़ेगा ना। क्यों? सूखा संभावित क्षेत्रों में वैकल्पिक रोजगार के अवसर जुटने लगते हैं, जुटाकर क्षेत्रों में जल, मिट्टी, पौधे, मानव, पशु, जनसंख्या के मध्य पारिस्थितिकी संतुलन करता है और पारिस्थितिकी निम्नीकरण को रोकने के उपाय बताता है। और भरमौर जनजाति की अर्थव्यवस्था और समाज को पूरी तरह प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है? याद रखिए, भरमौर जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के 2 तहसील भरमौर और होली शामिल हैं इसमें। भरमौर क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित चीज़ें प्रभावित करती कारक हैं। देखिए, कहाँ भरमौर जनजाति पाई थी? हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के 2 तहसील हैं भरमौर और होली। वहाँ भरमौर जनजाति क्षेत्र की जलवायु बहुत ही कठोर है, कठिन है। पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण संसाधन बहुत कम है, पर्यावरण भंगुर और कमजोर है। लक्ष्य क्षेत्र नियोजन में पिछड़े क्षेत्रों के लिए क्या क्या कार्यक्रम रखे गए थे? भारत में बहुत से क्षेत्र जो है वो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, हमें उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। एक क्षेत्र का हमें आर्थिक विकास उनके संसाधनों पर आधारित होता है, लेकिन कभी कभी संसाधनों से भरपूर क्षेत्र भी पिछड़े रह जाते हैं। आर्थिक विकास के संसाधनों के साथ साथ हमको तकनीकी और निवेश की भी जरूरत है, और भारत ने इस प्रकार से बहुत से कार्यक्रम क्रियान्वित किए हैं, चलाए हैं। कमान नियंत्रित
क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पिछड़े हुए क्षेत्रों में विकास के क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? तो राष्ट्रीय समिति ने पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई सुझाव दे दिए हैं। सभी लोग लाभान्वित हों, कोई प्रभावशाली व्यक्ति नहीं, जिसके पास पैसा है वो लाभान्वित होगा तो क्या हो जाएगा यार। जिसके पास नहीं है हमें उसको लाभान्वित करना है, उसकी हेल्प करनी है। स्थानीय संसाधनों प्रतिभाओं का विकास हो, हमें स्थानीय संसाधनों प्रतिभाओं को निखारना पड़ेगा, आगे लाना पड़ेगा। जीविका निर्वाह व्यवस्था को निवेश उन्मुखी बनाना है, सभी लोग उसकी ओर आकर्षित हों, हमें ऐसी व्यवस्था लानी है। सब कुछ करने के साथ हमें को पर्यावरण संतुलन बनाना के रखना है और पिछड़े क्षेत्रों की बाजार व्यवस्था में सुधार करके श्रमिकों को लाभ भी पहुँचाना है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के जीवन में हमको श्रमिकों को लाभ पहुँचाना। दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र से क्या अभिप्राय है? इंदिरा गांधी नहर थार मरुस्थल के विकास के लिए बनाई गई है। बहुत अच्छा हुआ बना दी गई। संसार के बहुत बड़े नगर तंत्रों में से एक है, नहर तंत्रों में से एक हुआ, नगर गलत छप गया हुआ। इस नहर का कमांड क्षेत्र राजस्थान के थार मरुस्थल के उत्तरी पश्चिम भाग में श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, चूरू जिलों में स्थित है और पाकिस्तान की सीमा रेखा के साथ ही फैला हुआ है। यहाँ बहुत पानी की कमी थी, प्रॉब्लम थी, इंदिरा गांधी नहर बना दी गई। पंजाब के हर एक से निकली है, बहुत अच्छा हुआ। और भारत के विकास में प्रादेशिक विषमताओं की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कर दीजिए। हमारे यहाँ बहुत ही विषमताएँ हैं, प्रादेशिक भी हैं, लेकिन हमने उसमें डट के सामना किया है। आंतरिक भागों की तुलना में तकनीक देश अधिक निर्धन है। निर्धन इन द सेंस संसाधन नहीं पहुँच पा रहे हैं, सुविधाएं नहीं मिल पा रही, इसलिए निर्धन है। कोशिश जारी है और पूरा रास्ता हम सफल होंगे। व्यापारिक किसी क्षेत्र के विकास में अधिक व्यापक है। पंजाब और केरल के ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में क्षमता कम है। पढ़े लिखे लोग हैं, सक्षम भी हो रहे हैं वहाँ के लोग। जनजातीय क्षेत्र अभी भी कम विकसित है, सही बात है। जो जनजाति हैं वो आज भी कम विकसित है। बौद्धिक बाधाओं जैसे सूक्ष्म जलवायु, ऊबड़ खाबड़ पर्वतीय पठारी भूमि, बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र आदि जीवन पिछड़ा। एक बाढ़ आ गई कोसी में, कहीं भी बाढ़ आ गई यार, कहीं भी जलवायु बिखर गई, पर्वतीय इलाकों में, पठारी इलाकों में भूस्खलन हो गया तो तबाह हो जाते हैं। ये वो तबाह होकर पिछड़ तो जाएंगे। अब विभिन्न क्षेत्रों में साक्षरता दर में भी काफ़ी विषमताएँ हैं और स्त्रियों की साक्षरता दर में तो काफ़ी भिन्नता है ही। क्यों भिन्नता है? पर्वत में मकान है, मैदान में स्कूल है, जाते आते दिक्कत होती, जा नहीं पाते हैं। स्त्रियों को लोग भेज ही नहीं रहे हैं। प्लीज़ हम अपनी मानसिकताएं बदलें और सहयोग करें उन सभी क्षेत्रों में जहाँ पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए बनी राष्ट्रीय समिति में कौन सी बातों को ध्यान में रखकर पहाड़ी क्षेत्रों के सुझाव के लिए दिए गए? 6 बताइए। 6 पॉइंट आप लिख सकते हैं। भी मैंने बताया है, आप ये बस जो सोचेंगे ना दोस्तों वही है, वही लिख सकते हैं। सतत पोषणी विकास क्या है? इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र का 2 बिंदु पर विस्तार से वर्णन कीजिए। एक ऐसा विकास जो भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता पूर्ति प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा आवश्यकता की पूर्ति हेतु कार्य किया जाए, वही सतत पोषणी विकास कहलाता है। मतलब आपने भविष्य के लिए तो बहुत कुछ सोच रहे लेकिन आप वर्तमान बेकार कर दिया, तो वो सतत पोषणी विकास नहीं है। आपने भविष्य भी मेंटेन रखा, वर्तमान भी मेंटेन रखा, अच्छा बना के रखा, भविष्य के लिए बहुत कुछ कर दिया, वही सतत पोषणी विकास कहलाता है। इंदिरा गांधी नहर कमान देश का सबसे बड़ा नहर तंत्र है। पंजाब के हरिक से निकलकर राजस्थान के थार मरुस्थल में पाकिस्तान सीमा के समानांतर 40 किलोमीटर की औसत दूरी पर बहती है। बहुत अच्छी बात है। और यहाँ जो नहर बोए के क्षेत्र में विस्तार हुआ है, सिंचित क्षेत्रों में सिंचाई से गहन कृषि संभव हुई है और यहाँ की पारंपरिक फसलों जैसे चना, बाजरा, ज्वार, स्थान, गेहूँ, कपास, मूंगफली, चावल ने ले लिया है। राजस्थान की सूक्ष्म भूमि में इंदिरा गांधी नहर सिंचाई के शुरू होने से इस प्रदेश की पर्यावरण दशाओं पर किस प्रकार सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं? आप यही सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं, यही आएगा क्वेश्चन का आंसर, देख लीजिए। विस्तार के विकास एक बहुआयामी संकल्पना है। अर्थव्यवस्था समाज तथा पर्यावरण में सकारात्मक व अनुत्क्रमिक परिवर्तन का द्योतक है। कथन की पुष्टि भारत में उपयुक्त तर्कों की मदद से कीजिए।
साधारणतः विकास आपसे अभिप्राय समाज की स्थिति, कंडीशन और सुधार अनुभव के परिवर्तन की प्रक्रिया से होता है। मानव इतिहास के लंबे अंतराल में समाज और उसके जैव है, मानव और पर्यावरण अंत है, और प्रौद्योगिकी के संस्थानों ने मानव, ये पॉइंट्स हैं। और विकास की संकल्पना में लोगों के कल्याण और रहने के स्तर, जन स्वास्थ्य, शिक्षा, समान अवसर, राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारों से संबंधित मुद्दे भी शामिल किए गए हैं। और भारत में भौतिक क्षेत्र विकास कार्यक्रम उनके स्थलाकृति, पारिस्थितिकी, सामाजिक, आर्थिक दशाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए कदम की पुष्टि कीजिए। 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया भौतिक क्षेत्रों में कैसे 1981 में पिछड़े क्षेत्रों पर राष्ट्रीय समिति ने उन सभी भौतिक क्षेत्रों को पिछड़े भौतिक क्षेत्रों में शामिल करने की सिफारिश की जिनको चाहिए 600 मीटर से अधिक हो, जिनमें जनजातीय उप योजना लागू नहीं है। यह 600 मीटर से ऊंचा कुछ भौतिक क्षेत्र है, वहाँ पे लागू किया गया, ठीक किया गया। और पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए बनी राष्ट्रीय समितियों में अनेक बातों में ध्यान रखकर पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए सुझाव दिए गए हैं। विस्तृत योजनाएं इनके स्थलाकृति, सामाजिक, आर्थिक दशा को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। और पहाड़ी क्षेत्रों में बागवानी का विकास, रोपड़, कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, वानिकी, लघु तथा ग्रामीण उद्योगों को विकास करने के लिए स्थानीय संसाधनों को उपयोग में लाने के लिए उद्देश्य बनाए गए हैं। दोस्तों लास्ट टॉपिक देखिए, सब आपको पता है, नियोजन के 2 उपगमनों का वर्णन कीजिए। और हिमाचल प्रदेश के भरमौर क्षेत्र में समन्वित जनजातीय विकास परियोजना के अंतर्गत अवसंरचना के विकास में 3 महत्वपूर्ण योगदानों तथा 3 सामाजिक लाभों की उपलब्धियों को बताइए। 2 पागम है, खंडी और प्रादेशिक। खंडी क्या होता है दोस्तों? नियोजन विभिन्न खंडों, कृषि, सिंचाई, विनिर्माण, ऊर्जा निर्माण, परिवहन, संचार, सामाजिक अवसंरचना सेवाओं के विकास के लिए क्या क्या बनाना, उनको लागू करना। प्रादेशिक दोस्तों होता है, इसका उद्देश्य विकास के संदर्भ में प्रादेशिक असमानताओं को दूर करना है। किसी भी देश में सभी क्षेत्रों में एक समान आर्थिक विकास नहीं हुआ है और विकास का असमान प्रतिरूप सुनिश्चित करता है कि नियोजन एक स्थानिक परिप्रेक्ष्य अपनाए तथा विकास में प्रादेशिक असंतुलन कम करने के लिए योजना बनाए। और समन्वित जनजातीय विकास योजना के अंतर्गत अवसंरचना का विकास में योगदान क्या है? विद्यालयों की स्थापना, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना, पेयजल विद्युत की व्यवस्था करना, सड़कों और संचार के साधनों का विकास करना। और समन्वित जनजातीय विकास योजना के अंतर्गत 3 सामाजिक लाभ क्या है? साक्षरता दर में तेजी से वृद्धि हुई, लिंग अनुपात में सुधार हुआ, बाल विवाह की घटनाओं में कमी आई। एक छोटा सा टॉपिक था दोस्तों जो आपने पूरा देखा मेरे साथ। इसमें हमने जाना है कैसे हमें नियोजन करना है। ठीक है दोस्तों, आप हमारे साथ बने, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।